नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं न्यूटन ने गति के समीकरण दिए थे, तो उस समीकरणों में गति के तीन समीकरण और गति के तीन नियम आते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के एक टॉपिक को कवर करेंगे, गति के पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। पहला समीकरण हम जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर प्लस 2as, या हम कह सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण हैं। तो अब हम इसके ग्राफी विधि के द्वारा गति के तीन समीकरणों का निरूपण कैसे होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक समान त्वरित गति से वेग में परिवर्तन की दर नियत रहती है, अर्थात हम जानते हैं dv बटा dt बराबर 1। यानी हम जानते हैं कि गति के अंदर जो परिवर्तन होता है वो वेग में परिवर्तन की दर का अध्ययन किया हुआ है। वेग में परिवर्तन कर dv बटा dt, वेग में परिवर्तन होता है v2 v1, समय में परिवर्तन होता है v2 t1। तो वेग में परिवर्तन v2 v1 या डेल्टा v या dv बटा da बराबर ये त्वरण के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर वो त्वरण कहते हैं, हम जानते हैं। इस कारण वेग और समय का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो एक यहाँ पर ये जो सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसका जो ढाल है यानी थीटा कोण है, ये त्वरण के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर u बराबर वो 1 के बराबर होता है। चित्र के अनुसार यहाँ हम एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये शून्य है और इससे एक सीधी लाइन खींची गई है, इस और ये समय के सापेक्ष लाइन खींची गई है। इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ तक ये वेग में परिवर्तन नहीं होता, ये निश्चित रहता है। ये है प्रारंभिक वेग u। उसके बाद में यहाँ ये प्रारंभिक जो u है ये v1 है हमारा a बिंदु से वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग की दर लगातार बढ़ती जा रही है, वेग एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो ये a से b बिंदु तक जो ये v2 स्थिति है ये वेग में परिवर्तन की दर है। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें ये c बिंदु प्राप्त होता है, जो कि हमारा प्रारंभिक वेग के बराबर होता है। और इसी तरह से हमने b बिंदु प्राप्त किया, जो कि हमारा t2 दूसरा समय है, समयांतर और वेग के अंतर को हमने कहा कि bc बटा ca जो हमारा ढाल है, bc b और c और बटे ca ये हमारा ढाल प्राप्त होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसको हमने त्वरण कहा। उसके बाद में हमने कहा कि वेग में जो अंतर है v2 v1 ये वेग में अंतर है। यहाँ है प्रारंभिक वेग, यहाँ है अंतिम वेग। इसी तरह से समय का अंतर t2 t1 जो कि है हमारा त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को हम जानते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि v u बटे t बराबर हमारा a होगा। तो इसको हम जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इसको जब इसको वज्रगुणा कर देंगे तो v2 v1 बराबर a बराबर t2 t1 होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि हमारा v2 क्या होगा। तो v2 हमारा होगा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस की राशि है, इसको इधर ले जाएंगे तो v1 प्लस a t2 t1। इस समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि हमारा प्रारंभिक समय शून्य था, तो t1 बराबर हमने रख दिया शून्य। हम जानते हैं कि हमारा प्रारंभिक वेग v1 है, वो एक प्रारंभिक वेग u है, उसको हमने मान लिया कि ये हमारा u है। t2 समय जो हम कहते हैं कि हमारा t2 समय, इसको हमने कहा कि हमारा t सेकंड है। तो ये मान इसी समीकरण में रखेंगे तो v1 की जगह हमने लिख दिया u और हमारा a का a रह जाएगा, t2 की जगह हमने लिख दिया t और t1 की जगह हमने लिख दिया शून्य। तो अब यहाँ पर इसका t माइनस शून्य, तो यहाँ आ जाएगा t और ये रहेगा a और ये दे जाएगा u। तो हम कहेंगे कि v बराबर होगा u प्लस at। यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। अब आइए अब हम पढ़ते हैं गति के दूसरे समीकरण के बारे में जानकारी। सबसे पहले गति के दूसरे समीकरण के बारे में जानकारी, तो एक सामान्य त्वरण से एक विमीय गतिशील कण के लिए वेग जो समय है ग्राफ है उसकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से कि हमने अध्ययन किया कि वेग और समय के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वेग और समय के बीच में सरल रेखा है
यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि समय के ग्राफ, वेग और समय के ग्राफ के बीच में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि हमारा t1 क्या है, 0 है, और हम जानते हैं उस दौरान वेग u है प्रारंभिक वेग, और t2 समय में हमारा t समय है, और उस दौरान वेग v हो जाता है। हम देख रहे हैं इस चित्र में कि हमारा प्रारंभिक वेग u है, u यहाँ पर 0 है, समय भी 0 है, लेकिन समय में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुसार हमारा वेग भी परिवर्तन हो रहा है। हम जानते हैं b बिंदु पर हमारा वेग भी हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि तब एक सरल रेखा प्राप्त होती है, AB हम दिखाई गई है, ये सरल रेखा AB यहाँ दिखाई गई है। वेग समय ग्राफ के अनुसार एक वक्र और समय के अक्ष में क्षेत्रफल जो कि कण के विस्थापन के बराबर होता है। यहाँ पर ये विस्थापन हो रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो विस्थापन हुआ है वो एक S है। तो ये जो विस्थापन हुआ ये एक समलंब चतुर्भुज के बराबर है। समलंब चतुर्भुज यानी हमारा यहाँ से जो विस्थापन शुरू होता है ये यहाँ से ये है हमारा t, ये है u, ये b बिंदु, ये हमारा a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये हमारा c बिंदु, ये c बिंदु, d बिंदु और e बिंदु है। तो इन बिंदुओं को हम कह रहे हैं कि हमें एक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ये एक क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारा a b c d और e से मिलकर बना हुआ है। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उसकी दूरी। तो हम इस चित्र के अनुसार हम कहते हैं कि 1/2 हमारी समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजा एक तो है हमारी समांतर भुजा ये, और दूसरी समांतर भुजा इसके सामने वाली। तो समांतर भुजाएं हैं हमारी EA, हमारी समांतर भुजा E और AA, ये हमारी समांतर भुजाएं हैं। उसके अलावा BD, ये B और ये D, ये समांतर भुजा है। उसके बाद में ऊंचाई है BC, ये हमारी ऊंचाई है। तो हम जानते हैं इसका मान रखते हैं EA का मान, BD का मान, AC का मान इसमें रखते हैं। तो हम जानते हैं कि AE ये हमारा U है, इसको हमने U रख दिया। BD ये हम जानते हैं कि ये हमारा V होता है, वेग का परिवर्तन है, तो इसको B रख दिया। AC हम जानते हैं कि हमारा A और C ये हमारा T है, क्योंकि जो D और E ये भी T है, ये भी T होगा। अब हमने इस समीकरण में जब ये मान रखा तो हमने प्राप्त किया कि हमारा जो समलंब चतुर्भुज है उस समलंब चतुर्भुज में 1/2 v प्लस u प्लस v गुणा t। अब लेकिन गति के समीकरण में हम जानते हैं हमारा v बराबर होता है u प्लस at। गति के पहले समीकरण में हमने प्राप्त किया कि हमारा v जो v है वो u प्लस at होता है। तो इसका मान हमने इस समीकरण में यहाँ पर इस v का मान रखा। जब हमने इस v का मान यहाँ रखा u प्लस at, तो हम समीकरण इस तरह से लिखेंगे कि s बराबर ut 1/2 u प्लस at गुणा t। अब हमने ये समीकरण जब हमने प्राप्त कर दिया, अब हमने क्या किया कि u 1 है, ये 2u, तो हमने लिख दिया 2u है। उसके बाद में at लिख दिया और गुणा t लिख दिया और 1/2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस t का इससे भी गुणा करेंगे और t का इससे भी गुणा करेंगे। जब इससे गुणा करेंगे तो 2ut/2 और इससे करेंगे तो आएगा at²/2। अब इस समीकरण से हमें ये प्राप्त हो गया, 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारा आएगा u और t, इससे क्योंकि t का इससे गुणा हुआ u t आ जाएगा। अब इसके बाद में हमारा at ये रहा, at 1/2 आ जाएगा। उसके बाद में हमारा at और t का t से गुणा होगा t²। हम जानते हैं हमने ये समीकरण प्राप्त किया, हमारा समीकरण प्राप्त होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। हमने सबसे पहले गति का पहला समीकरण प्राप्त किया, हमने इसके बाद में गति का दूसरा समीकरण प्राप्त किया। अब हम गति के तीसरे समीकरण की ओर रुख करते हैं। गति के तीसरे समीकरण में हमने जाना कि हमने गति का दूसरा समीकरण जो प्राप्त किया है वो हमारा होता है ut प्लस 1/2 at²। अब इस समीकरण में t का मान रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at है। अब इसी समीकरण से हम t का मान ज्ञात करते हैं। अब इसी समीकरण से t का मान ज्ञात करने के लिए हमने t को यहाँ रखा। सबसे पहले v माइनस u और इसको इसके बटा में ले लिया, तो हमने प्राप्त किया v माइनस u बटे a, ये हमारा t का मान है। और हम जानते हैं कि हमारा गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at² होता है। इस समीकरण में t का मान रखते हैं। जब हमने t का मान रखा तो s बराबर u, t का मान v माइनस u बटे a प्लस
प्लस 1/2 और t का मान v माइनस u बटे a cos स्क्वायर। अब इस समीकरण को हल किया, जब हमने इसको हल किया तो हमारा हल करने पर एक तो हमने u और v का गुणा u इसको ऐसे ही रखा और हमने इस समीकरण को थोड़ा हल करते हैं। हल करने पर हमने प्राप्त किया कि 2u 2 एक u ये एक 2u बराबर v माइनस u बटे 2a हो जाता है, ये 2 इसके साथ में जुड़ जाता है और v माइनस u बटे स्क्वायर। अब इस समीकरण को जब हम तो संक्षेप में समझते हैं, इसका इससे वज्र गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2as और जबकि अब हमने इसका इससे गुणा किया और इसका इससे गुणा किया तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस इसका दो बार गुणा किया तो v स्क्वायर। ये इस समीकरण को हम ऐसे समझते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर है, क्योंकि ये माइनस की राशि है तो हम जानते हैं कि माइनस की राशि है तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसी के आधार इसी बीजीय समीकरण के आधार पर इसको सरल किया हुआ है यहाँ पर कि हमने a की जगह रख दिया v और b की जगह रख दिया u। अब ये u माइनस v माइनस u का स्क्वायर है, हम कह सकते हैं कि v का स्क्वायर माइनस 2v uv प्लस u का स्क्वायर, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था कि v स्क्वायर होगा हमारा 2uv होगा प्लस हमारा u स्क्वायर होगा। ये समीकरण हमने इसमें a प्लस a माइनस b स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त किया। अब हमने जब ये देखा कि तो हमने देखा कि 2uv इस 2uv से a प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाते हैं। उसके बाद में ये है 2 माइनस का u स्क्वायर और ये u स्क्वायर, इनमें से दो में से एक गया तो पीछे रहेगा एक u स्क्वायर और हमारा प्राप्त होता है ये कट गया, इसमें से दो में से एक गया पीछे रहा एक और उसके बाद में ये हमारा v स्क्वायर। अब हमने ये प्राप्त किया कि 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये राशि हमारे माइनस के इसको प्लस में ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जो कि हमने प्राप्त किया है, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। इस प्रकार हमने गति के पहले समीकरण को भी समझा, गति के दूसरे समीकरण को भी समझा, गति के तीसरे समीकरण को भी समझा। अभी हम एक बार वापस जल्दी से वापस एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमने किन किन बातों को समझा, थोड़ा सा एक बार वापस हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ में ये कह रहे हैं कि ये एक ढाल का ग्राफ है जो कि वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। ये ग्राफ है वो tan थीटा के बराबर होता है, ये वेग में परिवर्तन को बताता है और हम कह रहे हैं वेग में परिवर्तन ये हमारे समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हुआ है। तो हम कहते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इस कारण हम कहते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। हम वेग में परिवर्तन देखा, हमने देखा कि हमारा वेग में परिवर्तन v माइनस u है, हमारा यहाँ पर आणविक वेग है, ये हमारा यहाँ पर अंतिम वेग है, तो v माइनस u बराबर t बराबर हमारा होगा a। इसके साथ में वज्र गुणा कर दिया, हमने प्राप्त किया v माइनस u बराबर a। ये कि यही हमारा गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस a। अब इस गति के समीकरण को इसी ग्राफ को हम समझते हैं। इसी ग्राफ ये चूंकि जो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे एक ग्राफ जो दिया हुआ है ये एक समलंब चतुर्भुज की तरह है जो कि हमारा विस्थापन को बताता है और विस्थापन को हम कहते हैं कि ये हमारा विस्थापन है, वो जो क्षेत्रफल है वो हमारा विस्थापन s है। और हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो है समांतर भुजाओं का योग, ये दो समांतर भुजाओं का योग बटे ऊंचाई बटे उनके बीच की दूरी को हम ऊंचाई मान लेते हैं। हमारी दूरी समय के सापेक्ष है t होगी और ये हमारे दो समांतर भुजाओं के समांतर भुजा एक तो ये है एक ये है, ये बीच की ऊंचाई हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि 1/2 लिखा, समांतर भुजाएं हमने जोड़ दी। एक तो हमारी समांतर भुजाएं हैं क्या ये भी u है और एक समांतर भुजा हमारी v है। समांतर भुजाएं एक तो हमारी v माइनस u है और एक हमारी u है। अब उसके बाद में हमने इस समांतर भुजाओं को मान लिया, उसके बाद में हमने ऊंचाई हमारी t है। इस समीकरण इसको हम समीकरण के रूप में यहाँ जब इनके मान को यहाँ रखते हैं EA और BD और AC को, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ।
अब इस समीकरण में ये हमने अब इसी के मान के अंदर हमने पहले ज्ञात किया कि हमारा v जो है वह u प्लस at होता है। अब इसका इसी समीकरण में जब हमने ये v रखा, इस v के अंदर ये मान रखा और इसका ये गुणा किया और जोड़ बाकी की जो भी तो हमें ये प्राप्त हुआ कि हमारा समीकरण होगा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। इस समीकरण के बाद में हमने जान लिया कि हमारा गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा समय था, गति के पहले समीकरण में हमने समय ज्ञात किया था, तो ये हमारा जो समय t है इससे हमने ये समीकरण इक्वेशन बनाई कि v u बराबर बटे a होता है और इस t का मान इस गति के दूसरे समीकरण में t का मान रखा। जब हमने इस समीकरण में t का मान रखा तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुए। हमने इस समीकरण को हल किया। इसके अंदर ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक था नहीं, इसमें सिर्फ यही लिखा था कि a माइनस b के स्क्वायर में हमारा v और u दोनों है। तो हमने इसको हल किया कि a माइनस b स्क्वायर है, तो हमने कहा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, तो इसी तरह से b स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, ये मान याद रख दिया। तो हमें गति का एक और समीकरण प्राप्त हुआ, वो गति का तीसरा समीकरण है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। एक बार रिवीजन, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। धन्यवाद।